हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ 11th और 12th के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एक तरीके से रिवीजन हो सकता है कि जो नीट के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए और जो जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसी लेवल के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से ये क्वेश्चंस हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से बैठना, पूरी क्लास को देखना और आपके बहुत सारे टॉपिक रिफ्रेश हो जाएंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करें क्लास को। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स चेंज बाय 2 वेबर इन 1 सेकंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं, गिवन क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। 100 टर्न्स दे रखे हैं, ठीक है। ईएम मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या दे रखा है, चेंज दे रखा है 2 वेबर इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को n की तरह रिप्रेजेंट कर लें, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। और डी फाइव बाई डी टी क्या होता है अपना, चेंज इन फ्लक्स होता है, वो कितना दे रखा है इसने, 2 वेबर पर सेकेंड, ठीक। इंड्यूस ईएमएफ, अब याद करो इंड्यूस ईएमएफ कहाँ से आता था, याद आया, फैराडे लॉ। कहाँ से आता है अपना, फैराडे लॉ। क्या कहता है फैराडे लॉ, कि अगर हमारा फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कहता है फैराडे लॉ। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये आता है, ठीक है। डी फाइव बाई डी टी, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पे n और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n ऐड हो जाएगा। तो क्या आ गया, निकाल लेते हैं हम यहाँ से। ईएमएफ क्या आ जाएगा, n डी फाइव बाई डी टी। एन क्या दे रखा था, 200। डी फाइव बाई डी टी क्या दे रखा था, 2 वेबर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 200 दे रखा था, 100 दे रखा था, ये आई थिंक 100 दे रखा था। तो इसको रब कर लेते हैं, ये था 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में आपके, आपने देखे भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये डिफरेंट टॉपिक का क्वेश्चन हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ इतनी, वेक्टर क्वांटिटी जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसकी होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉर्क। ऑप्शन ए दे रखा है टॉर्क। टॉर्क क्या होती है भाई, आर क्रॉस एफ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, और दोनों का क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमको क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, नॉट। जब भी क्वेश्चन को पढ़ो तो ये देख लेना, ये नॉट की वजह से बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। पूरा ऑप्शंस वगैरह सब हमने आंसर सही निकाल लिया, लेकिन हमने ये बता दिया वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और लगा दिया, लेकिन यहाँ पूछा है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल आर क्रॉस पी। क्या हो गया, आर क्रॉस पी। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी और आर भी, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है अगेन। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ऑप्शन नहीं बना। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है भाई, एक डिस्क है जिसको हम रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और कितनी उससे रोटेट हो रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है या इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सा ऐसा बच गया ऑप्शन, ऑप्शन सी, मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, इसकी ना तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये मास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारा रोटेशन मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रिप्रेजेंट करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ, जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं। अब ये फिर से क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, 11th चल रही है, 11th के रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कह रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ l एंड मास m अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड। तो रोड की बात चल रही है, रोड बना लेते हैं। ठीक है, ये अपनी रोड हो गई है। ठीक है, इसकी l लेंथ है, m मास है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। ठीक है, रोड की एक्सिस तो ये हो गई, रोड की एक्सिस ये हो गई, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस हो गई, ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। इसके अबाउट हमें बताना है, लेकिन पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, इसका मतलब कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, ये लिख लेते हैं रोड एक्सिस। तो क्या हमको पता है कि रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके एक्सिस से जो पास होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ml²/12। कहाँ से निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है कि आई क्या होगा। याद करो, दो थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, क्या हम यहाँ पे कौन सी लगाएंगे, अगर मुझे इसके अराउंड पता है, इसके अबाउट पता है, तो क्या हम इसके अबाउट जो लगाएंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी कि नहीं होगी, कौन सी होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, और वो एक्सिस कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है। तो ये हो गया अपना आर डिस्टेंस, क्या है ये, l/2। कितना है ये, सेंटर से एंड के बीच में कितनी है, अगर टोटल लेंथ इसकी l दे रखी है, तो ये आधी कितनी हो गई, l/2। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था, ml²/12। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, अगर नेक्स्ट इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, ml²/12 सेंटर ऑफ मास की वजह से, नेक्स्ट l/2 दूरी, तो कितना हो गया, ml²/12 प्लस ml²/4, क्या आएगा ये, ml²/3। तो क्या कौन सा ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन। तो क्या क्या लगा इसमें हमारा, हमको पहले हमने डिड्यूस कर लिया कौन से एक्सिस के अबाउट लगानी है, और उसके बाद फिर हमने थ्योरम कौन सी लगेगी, पैरेलल लगेगी या परपेंडिकुलर लगेगी हमको, लेकिन ये याद होना चाहिए। ये जो मैंने टर्म डायरेक्ट लिखा है ना, ये मेरे को याद था, तो आपको भी बेटा याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारे जो बॉडीज हैं उनके अबाउट, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, रोड हो गया, डिस्क हो गया, इनके अबाउट आपको याद रखने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो कुछ चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे बढ़े। Moment of the motion of the particle of mass m is described by y equal to ut plus half gt square. Find the force acting on the particle. ठीक है, कह रहा है कि एक मास m है, उसके मोशन हमको डिस्क्राइब कर रखा है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो फोर्स बताओ, फोर्स क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, बेसिक फॉर्मूला है। हमने पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या, ये पढ़ा है अपन ने कि अगर हम पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट कर दे तो हमको क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। इतना तो पता होना चाहिए भाई, बेसिक क्वेश्चन है और ये भी बेसिक चीज है। ठीक है, आगे तो हमको ऐसे, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और उसी एक्सेलरेशन को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे को फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को हमने डिड्यूस किया कि करना क्या है। ठीक है, ये दे रखा है, यहाँ से हमको क्लिक होना चाहिए कि भाई पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की, तो हमको वहां से एक्सेलरेशन निकालना है और फिर उसको पुट करना है। ठीक, आगे तो y दे रखा था ut प्लस gt²। ठीक है, ये y है, तो dy/dt कितना हो गया, पहली बार डिफरेंशिएट करो, ut का क्या हो जाएगा, u gt², g कांस्टेंट है, t का क्या हो गया 2t। अगेन डबल डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएट करो,
u क्या है कांस्टेंट, क्योंकि t के अबाउट कर रहे हैं हम, t के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो u कांस्टेंट, तो ये आ गया 0 प्लस हाफ g इंटू 2t का क्या हो गया 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन के रूल्स पता होने चाहिए। तो क्या मैं इसको डबल डिफरेंशिएशन को a डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन कितना आ गया 2g। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 mg कितना हो गया 2 mg। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, कौन सा ऑप्शन सही हुआ 2 mg। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का भी यूज हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेना डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच सजेस्ट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड, कौन सा लॉ है ये, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या बोलता है वो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन ए दे रखा है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ऑप्शन बी फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैंसल टू ईच अदर। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल टू ईच अदर। इन तीनों में से या फिर बोथ ए एंड सी, कौन सा सही है, क्या सजेस्ट करता है? अब इसको देख लेते हैं, इस तरीके से देख लें, इसको समझते हैं। मान लीजिए आप खेल रहे हैं, ठीक है, आपने ये किक किया एक बैट से एक बॉल को। ठीक है, ये एक बॉल मान लेते हैं, इसको आपने किक किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाई एफ फोर्स। ठीक है, तो जब आपने बैट से बॉल को किक किया, बैट एंड बॉल किक किया, तो क्या फोर्स भी उस पर, एक बॉल भी एक फोर्स लगाएगी? हम्म? तो बॉल भी उस पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, अगर बैट ने राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो बैट पे लगेगी लेफ्ट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि जो फोर्स लग रही है, एक्शन और रिएक्शन, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही है। बॉल पे तो लग रही है आगे राइट डायरेक्शन में, और बैट पे जो लग रही है वो लग रही है लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो जो कौन सा ऑप्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। तो जो इसको अगर एक्शन फोर्स बोलूंगा और इसको रिएक्शन फोर्स है, तो वो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। किस पे लग रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। तो ऑप्शन ए तो हो गया अपना सही। तो ये सजेस्ट कर दिया उसने कि ऑप्शन ए सही है। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैंसल टू ईच अदर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये एक बॉडी है, मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे अगर मैं 2 न्यूटन राइट में लगाऊंगा और 2 ही न्यूटन लेफ्ट में लगाऊंगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये रेस्ट पे ही रहेगा बॉक्स ये। ठीक है, तो कैंसिल कब करते हैं, जब सेम बॉडी पे फोर्स लगे, एक ही बॉडी पे राइट में भी लेफ्ट में भी। ये जो बॉल पे फोर्स लग रही है ये राइट डायरेक्शन में लग रही है, क्या इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स है, इस पे बॉल पे नहीं है। ठीक है, बैट पे लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, राइट डायरेक्शन में कुछ है नहीं है। तो क्या कैंसिल करती है एक्शन रिएक्शन फोर्स, नहीं करती। अगर इसी पे मैं एफ इधर लगा देता, कैंसिल हो जाता। ठीक है, ये बॉल है, इस पे मैं एफ इधर लगा रहा हूँ, एफ इधर लगा रहा हूँ, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन लगनी तो चाहिए, यहाँ पे तो भाई हमारा एफ जो है आगे ही लग रही है, पीछे की तरफ नहीं लग रही है। तो एक ही फोर्स लग रही है, तो एक्शन रिएक्शन जो है कैंसल नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो कौन सा करते हैं, कैन नॉट कैंसिल टू ईच अदर। ये वाला अपना ऑप्शन सही हो गया, ए और सी। तो कौन सा, डी सही है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a state function? Heat, work, internal energy, heat and work both. क्वेश्चन पढ़ा, ये कह रहा है स्टेट फंक्शन। अगर आपको ये ही नहीं पता कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, क्या आप ऑप्शन के जवाब दे पाओगे? नहीं। तो हम रिकॉल करते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। State functions are systems where only the start and end point matter rather than part taken. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं करंट पोजीशन पे, करंट स्टेट पे,
किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट की, एक सिस्टम की करंट स्टेट कैसी है, क्या है, कैसे आई, नहीं लेना देना मुझे उससे कुछ भी। अगर आप कहीं पे भी पानी है, पानी वो रखा हुआ है, ठंडा रखा हुआ है, ठीक है, या फिर आप अपने स्कूल से घर आए, आप अपने स्कूल से घर आए, घर आ गए, आपकी स्टेट क्या है? अभी आप अपने घर पे प्रेजेंट हो। कैसे आए? बस से आए, साइकिल से आए, कार से आए, मुझे डिपेंड, मतलब मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं कि फर्क ही नहीं पड़ता, आपकी करंट स्टेट क्या है? आप घर आ गए, ठीक है। कौन सा पाथ लिया, कौन सा व्हीकल लिया, डजेंट मैटर, ठीक है। तो उन सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? कि वो स्टेट फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आता है कि जो आपकी प्रेजेंट करंट लोकेशन है या करंट स्टेट है, सिर्फ उस पे ही डिपेंड करेंगे, किस कौन सा पाथ लिया था उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। या फिर आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर गए, आपने स्टेयर्स ली, आपने लिफ्ट ली, आपने जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होती हैं वो ली, किस तरीके से आप उड़ के चले गए, मैटर नहीं करता। फर्स्ट से आप सेकंड चले गए, बस। इनिशियल एंड फाइनल मैटर करता है, कौन सा पाथ लिया। अब जैसे यहाँ एग्जांपल है, ये एक बच्चा है या एक बॉल है, ये भाग रही है यहाँ से स्टेट वन से प्रेजेंट स्टेट टू, इस पोजीशन पे पहुंच गई। वो पोजीशन वन से स्टार्ट करके वो पोजीशन टू पे पहुंची। पहला रास्ता था डायरेक्ट, स्ट्रेट। दूसरे रास्ते में क्या हुआ? पहले वो नीचे गया, फिर वो ऊपर चढ़ा, फिर वो यहाँ से जंप किया, फिर एक स्लोप पे गया एंड देन यहाँ पहुंचा। दोनों अलग अलग पाथ हैं, ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है, ठीक है। लेकिन फाइनल स्टेट क्या थी, हमें ये मैटर करता है कि हमको यहाँ पे पहुंचना है। किस तरीके से पहुंचे डजेंट मैटर, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क बोथ। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब भी वो ट्रांसफर होगी तभी उसका एक मतलब होता है एनर्जी का। तो ये एनर्जी जो है, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक रोड को हमने गर्म किया या एक वुड को गर्म किया, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या होती है? ये डिपेंड करती है स्टेट पे। ये क्या करती है? डिपेंड करती है स्टेट पे कि कौन बॉडी का या सराउंडिंग का स्टेट क्या है। एनर्जी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सॉरी, स्टेट पे बोल रहा हूँ, पाथ पे डिपेंड करती है, ये होती है पाथ डिपेंडेंट। एनर्जी होती है पाथ डिपेंडेंट। वो पाथ पे डिपेंड करती है कि आपने कौन सा पाथ लिया। अगर आप सीढ़ियों से ऊपर गए और दूसरे में आप स्टेयर्स क्या बोलते हैं, एलिवेटर से ऊपर गए, दोनों में अलग अलग एनर्जी लगेगी ना। सीढ़ियों पे ज्यादा आपकी एनर्जी खर्च होगी, और एलिवेटर में आपको खड़े होना है तो वहां पे तो एनर्जी लगेगी नहीं। तो एनर्जी क्या हो गई? पाथ डिपेंडेंट हो गई। तो और हीट क्या है? एनर्जी की ही फॉर्म है, तो इसका मतलब ये तो भाई पाथ डिपेंडेंट है, स्टेट डिपेंडेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत। वर्क, वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सेम, तो ये भी नहीं है। हीट एंड वर्क अपने आप हट जाएगा, तो क्या बचा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? डिपेंड करती है सिर्फ स्टेट फंक्शन पे, पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ फाइनल पोजीशन पे। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट। आगे बढ़े। समझ में आ गया स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन सिर्फ करंट उस पे डिपेंड करेगा। एक स्टेट फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। पाथ ना, नाम में ही आपके आंसर है। पाथ बोले तो जो पाथ पे डिपेंड करेगा, जितनी भी एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है, मतलब हीट और वर्क। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी बॉडी की इंटरनल एनर्जी हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। स्टेट, ये देख लो क्या दे रखा है। स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी दैट इज डिफाइंड ओनली बाय द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम रेदर देन चेंज दैट अकर बिटवीन द। करंट स्टेट पे डिपेंड जो करता है वो होता है स्टेट फंक्शन। एग्जांपल देख लो स्टेट फंक्शन के क्या क्या है। एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर में डिफरेंस, ये सारी चीजें क्या हैं? एग्जांपल है। और पाथ के क्या हो गए? वर्क और हीट, दोनों क्या हैं? किसके एग्जांपल हो गए? पाथ फंक्शन के, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े। अब ये देखो थर्मोडायनेमिक में आ गया, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन।
कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए भाई अपन को, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, टेम्परेचर है ये, इंटू 100। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। T1 और T2 क्या है, ये हॉट रिजर्वायर और ये कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। तो कोल्ड मतलब कम टेम्परेचर, हॉट मतलब ज्यादा टेम्परेचर। तो क्या दे रखा है, T1 कितना दे रखा है 600 केल्विन, T2 कितना दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ पुट कर दो एफिशिएंसी का, 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100। तो ये क्या आ गया, 50% निकालना, सॉल्यूशन करना। 1/2 0.5, 1 में से 0.5 गए तो 0.5 को 100 से करा तो 50%। कौन सा ऑप्शन आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस होते हैं, बस डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में रिकॉल कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो फॉर्मूला देख लो, सेम ही फॉर्मूले हैं, दो तरीके से होते हैं, एक तो टेम्परेचर की टर्म में और एक हीट की टर्म में, ठीक है। Q1 और Q2। Q1 क्या है कि जो भी हीट हमारी ली है हॉट रिजर्वायर ने, और ये Q2 क्या है, रिजेक्टेड या इजेक्टेड बाय कोल्ड टेकन फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, ठीक है। ये याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब ये कहाँ से आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक है ये। क्या प्रूव करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रूव लाइट हैज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, या कोई नेचर ही नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, हमने पढ़ा था कि कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है कोई भी, उस पे जब हम लाइट गिराएंगे, क्या गिराएंगे, लाइट गिराएंगे, क्या है ये, लाइट। और लाइट का दूसरा नाम क्या होता है, फोटोन। क्या होता है, फोटोन। तो हम किसी भी सरफेस पे जब बॉम्बार्ड कराएंगे फोटोन को, तो यहाँ से क्या इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। क्या इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और क्या होता है कि जब हम किसी भी फोटोन को गिराते हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तब हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे उस मेटल पर। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि अगर मेरे को एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है और कम से कम 20 जूल मेरे को उसको देना है, तो 20 जूल से जितने कम फोटोन एनर्जी के होंगे वो तो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे 20 या 21 हुआ, तो सारे के सारे फोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। 20 हुआ, 21 हुआ, 20.5 हुआ, 28, 30, 100 कुछ भी हुआ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने रख दी 20। मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या, लाइट क्या है, यहाँ पे फोटॉन्स क्या है, ये पार्टिकल है। फोटोन क्या है भाई, पार्टिकल है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन को, और फोटॉन्स क्या है, पार्टिकल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, ना कि वेव नेचर। क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। समझ में आया इतना, आगे बढ़ते हैं। फिर से थर्मोडायनेमिक आ गया। In an adiabatic process, heat remain constant, temperature is constant, no heat is exchanged, pressure is constant. एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कोई सिस्टम है अपना, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है। Q क्या होता है अपना, डेल्टा Q जीरो, ठीक है। Q क्या होता है अपना, जीरो। तो नो हीट एक्सचेंज, हीट कांस्टेंट नहीं, नो हीट एक्सचेंज, हीट रिमेन, ये देखो ट्रिकी ऑप्शन, हीट रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। एक्सचेंज नहीं होता, जो हीट यहाँ पे यहीं रहेगी, जो हीट यहाँ है यहीं रहेगी, कोई भी यहाँ इनके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा हीट का। तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता एडियाबैटिक प्रोसेस में, याद रखना ये, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज बेस्ड ऑन, थर्मोडायनामिक का पहला लॉ किसके आधार क्या, अब बताएंगे तो तभी जब हमको पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है, क्या बोलता है भाई फर्स्ट लॉ, कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसका मतलब ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व होगी। जब हम किसी चीज को ना तो बना सकते ना बिगाड़ सकते, इसका मतलब वो जैसी है वैसी रहेगी, तो वो क्या है, कंजर्व है। ठीक है, एनर्जी क्या है, कंजर्व है। सिर्फ हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो गई किस में, इलेक्ट्रिकल में हो गई। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफर हो गई किस में, इलेक्ट्रिकल में हो गई। इलेक्ट्रिकल फिर किस में हो गई, मैकेनिकल में हो गई। सिर्फ फॉर्म बदल रही है, क्या हो रहा है, सिर्फ फॉर्म बदल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बताता है। इसको याद रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एक होता है जीरोथ लॉ, जो पहला एक होता है जीरोथ लो, एक होता है फर्स्ट लो, फिर सेकंड लो। ठीक है, तो जीरोथ लो मत समझ लेना इसको। फर्स्ट लो क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जीरोथ लो में तो क्या होता है कि अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ ए, जीरोथ लो क्या होता है ये देख लेते हैं एक एग्जांपल से। एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, एक सिस्टम है सी। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपस में, और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम है आपस में। तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बोलता है जीरोथ लॉ। ठीक है, ये बोलता है जीरोथ लॉ। ओके, ये याद रखना ये। आगे बढ़े, फर्स्ट लॉ देख लो क्या बोल रहा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म or transferred from one object to another।